हेलो दोस्तों, मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 21 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 21 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चंस को कवर किए थे, लेकिन आज हम लोग इस सेशन में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? और इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इस सेशन का कि ऑप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कॉल ऑप्शन धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने का अधिकार देता है। ओके। दूसरा, पुट ऑप्शन धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार देता है, ठीक है? कॉल ऑप्शन में खरीदने का अधिकार देता है, पुट ऑप्शन में बेचने का अधिकार देता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों धारक को तिथि की समाप्ति पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तिथि की समाप्ति पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करता है, ठीक है? जहां जहां मैंने सर्कल किया है उस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, फिर आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए, पूछा है कितने कथन आपके सही हैं। ओके। तो दोस्तों, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है? तो ये जो है वित्तीय डेरिवेटिव्स के दो प्रकार हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है? पहला देखिए, पहला जैसा कि कह रहा है कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि धारक को पूर्व निर्धारित जो निवेशक होता है, निवेशक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने का अधिकार देता है, ठीक है? जो परिसंपत्ति होता है, कॉल ऑप्शन के तहत परिसंपत्ति को खरीदा जाता है। जब भी इसके अंतर्गत क्या होता है कि मान लो जो निवेशक है उसको ये अनुमान लगता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो ऐसे में क्या करेगा कि कॉल ऑप्शंस के जरिए खरीद लेगा शेयर्स को, ठीक है? शेयर्स ही नहीं, जो भी कोई भी परिसंपत्ति है, परिसंपत्ति में शेयर्स, बॉन्ड, सब कुछ, बहुत कुछ आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शेयर्स नहीं, परिसंपत्ति हम कहेंगे, ठीक है? तो उसको अगर लगता है कि किसी निवेशकों की परिसंपत्ति का मूल्य बढ़ने वाला है, तो ऐसे में निवेशक क्या करेगा, कॉल ऑप्शंस के जरिए परिसंपत्ति को खरीदने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि कॉल ऑप्शंस के जरिए क्या होता है, परिसंपत्ति को खरीदा जाता है पूर्व निर्धारित मूल्य पर। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है पुट ऑप्शन जो है धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार देता है, ठीक है? जैसे कि निवेशक को पता चल गया कि अगर परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट आने वाली है, तो ऐसे में वो क्या करेगा कि पुट ऑप्शंस के माध्यम से अपने परिसंपत्ति को बेच करके वो निकल लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पुट ऑप्शन में परिसंपत्ति को बेचा जाता है, कॉल ऑप्शंस में परिसंपत्ति को खरीदा जाता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों धारक को तिथि की समाप्ति पर नहीं, निश्चित तिथि से पहले भी, ठीक है? मान लो कि निश्चित तिथि है और निश्चित तिथि के पहले, यहाँ पे तिथि की समाप्ति पर नहीं बल्कि निश्चित तिथि से पहले पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं करते। यहाँ पे कहा है कि बाध्य करते हैं, तो बाध्य नहीं करते हैं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। कितने कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही था। आपका पहला और दूसरा वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है केवल आरबीआई ही करेंसी नोट जारी कर सकता है। ओके। दूसरा, आरबीआई राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद करता है। ओके। तीसरा कह रहा है आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। एक बार आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है? ओके। तो दोस्तों, क्या केवल आरबीआई ही करेंसी नोट जारी करता है? नहीं, ठीक है? आपको पता होगा कि 1 रुपए के नोट हो गए, 1 रुपए का नोट, और सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ना कि आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। तो केवल आरबीआई ही नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय भी करेंसी नोट और सिक्के जारी करते हैं। तो यहाँ पे केवल आरबीआई नहीं होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा जो है, आरबीआई राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिलों की खरीद और बिक्री करता है, ठीक है? तो देखो, जो प्रतिभूतियां होती हैं, देखो ध्यान दीजिएगा
कि प्रतिभूतियां एक तो जो बिल के रूप में प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, सरकार क्या करती है, अगर सरकार को ऋण की जरूरत होती है तो ऐसे में क्या होती है, सरकार प्रतिभूतियों को बेचती है, ठीक है, केंद्र सरकार प्रतिभूतियों को बेचेगी, राज्य सरकार भी प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण प्राप्त कर सकती है, लेकिन जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर जो प्रतिभूति यानी कि 365 दिनों से कम की होती है, जैसे ही जो कोई प्रतिभूति है बिल के रूप में अगर कोई प्रतिभूति बिल के रूप में होती है मनी मार्केट में अगर बात करेंगे हम लोग, तो मनी मार्केट में क्या होता है कि सरकार अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों को जारी करती है। वो जो प्रतिभूति होती है बिल के रूप में होती है, बिल के रूप में यानी कि 365 दिनों की अवधि तक के लिए होती है परिपक्वता अवधि। और बॉन्ड के रूप में तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही जो है प्रतिभूतियों को बिल के रूप में जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, ठीक है, कैपिटल मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ये मनी मार्केट की बात कर रहे थे अब तक हम लोग, जहाँ पे राज्य सरकारें सरकारी प्रतिभूतियां जारी नहीं कर सकती हैं बिल के रूप में, लेकिन जब बॉन्ड के रूप में जारी होता है, यानी कि जिसकी परिपक्वता की अवधि 365 दिनों से ज्यादा की होती है और अनंत काल तक हो सकती है, ठीक है, मतलब मिनिमम अवधि 365 दिनों तक ही होगी, मतलब 365 दिनों के बाद की ही होगी, ठीक है, 365 दिनों की कम की नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रतिभूतियां बॉन्ड के रूप में जारी होती है, यानी कि 365 दिनों की ज्यादा की परिपक्वता अवधि होती है, यहाँ पे ट्रेजरी बिल के रूप में भी, ट्रेजरी बिल के माध्यम से भी गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार हो गई आपकी और राज्य सरकार दोनों जो है ट्रेजरी बिल यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां जो बॉन्ड के रूप में जारी होती हैं जारी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, अगर बिल के रूप में ट्रेजरी बिल दे तभी आप सही करिएगा, ठीक है, अगर सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में स्टेटमेंट दे दे तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल के रूप में केवल केंद्र सरकार जारी करती है, बॉन्ड के रूप में केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो है क्या है, ट्रेजरी बिल आपका कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कैपिटल मार्केट का टूल है ये, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ओके। चलिए अगला देखिए, ओके, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसकी गणना प्राधिकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने जो है सही सुमेलित हैं, ओके। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है श्रमिकों के लिए अलग जारी किया जाता है, कृषि मजदूरों के लिए अलग, और फिर सीपीआई संयुक्त जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वो अलग से जारी किया जाता है, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं। तो आपको अब बताना है कि क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी की जाती है ये श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है, तो बिल्कुल औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी की जाती है श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की जाती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग जो है संगठित क्षेत्र में मजदूरी सूचकांक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि औद्योगिक स्तर पर जो है यानी कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, तो कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई कृषि विभाग द्वारा नहीं बल्कि श्रम ब्यूरो द्वारा ही जारी की जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो है मनरेगा के तहत मजदूरी निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गलत क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे कि इसको किसी कृषि विभाग द्वारा नहीं बल्कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा जो है सीपीआई संयुक्त, इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति उपाय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। कितने सही है, 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, मुद्रास्फीति के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। मुद्रास्फीति के बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट देखिए, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति से तात्पर्य खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित बास्केट में शामिल सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से है। दूसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति कोर मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक परिवर्तनशील है, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति क्या होता है बताएं।
देखो दोस्तों, एक होता है कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो देखो, मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है। इस बास्केट में बहुत सारी वस्तुएं रख दी जाती हैं, ठीक है। इस बास्केट में जो जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको रख दी जाती है। जिसका ज्यादातर प्रयोग होता है उन वस्तुओं को रखी जाती है, और इन वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है कि किस वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब क्या किया जाता है कि इस बास्केट में अगर मान लो कि उन वस्तुओं को निकाल दिया जाए जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है, जो जिन जिन वस्तुओं के मूल्य में, ठीक है, जिन वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, ठीक है, इनके मूल्य में परिवर्तन ज्यादा होता है। जैसे आप देखेंगे सब्जी हो गई, कल टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा था, एक हफ्ते बाद देखेंगे 80 रुपए किलो मिल रहा है। ओके, तो जिन वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, काफी परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि इन वस्तुओं को इस बास्केट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, इस बास्केट से इन वस्तुओं को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब बाहर कर दिया गया कि भाई तुम बहुत उछल कूद कर रहे हो, तुम एकदम स्थिर नहीं हो, चलो बाहर निकलो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम बाहर निकलो, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा था सबको। तो अब इस बास्केट में क्या बचे? इस बास्केट में केवल वही वस्तुएं बचे जिनके मूल्य लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो जब सिर्फ इस बास्केट के मूल्य, यानी कि जो जिन वस्तुओं का मूल्य में उतार चढ़ाव रहता है उसको इस बास्केट से निकाल दिया गया, अब बास्केट में सिर्फ स्थिर मूल्य वाले वस्तुएं ही बचे। तो जब इस बास्केट में स्थिर मूल्य वाले वस्तुओं की गणना की जाएगी, स्थिर मूल्य वाले वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन की गणना की जाएगी, तो इसको कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कोर मुद्रास्फीति में केवल वही वस्तुएं शामिल होती हैं जिनके मूल्य में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, चाहे फिर उसके मूल्य में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, उतार चढ़ाव क्यों ना हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट क्या है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति से तात्पर्य खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित। देखो, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं और ईंधन वगैरह, पेट्रोल की कीमत में हम अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, ठीक है, जैसे चीनी हो गया, दाल हो गई, या फिर आपकी जो सब्जी वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं, फल फ्रूट खरीदते हैं, ठीक है, पेय पदार्थ खरीदते हैं, तो इसके मूल्य में क्या होता है? बहुत ज्यादा तेजी से उतार चढ़ाव होता है। तो क्या क्या किया जाता है? इन्हीं खाद्य वस्तुओं, मेनली खाद्य पदार्थ, बास्केट में से इन खाद्य पदार्थ, ईंधन वगैरह को निकाल दिया जाता है, ठीक है, ईंधन वगैरह को निकाल दिया जाता है। कुछ स्थिर वस्तुएं जैसे कि विनिर्मित वस्तुएं जो होती हैं, खास करके टीवी, फ्रिज, जिन वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, तो इसको सिर्फ बास्केट में रहने दिया जाता है। और जब इसकी गणना की जाती है, केवल स्थिर वस्तुओं के मूल्य की गणना की जाती है, तो इसको कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति में यानी कि इसमें जो है सभी वस्तुएं शामिल होंगी, फिर चाहे उस वस्तु के मूल्य में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, ठीक है, कितने भी परिवर्तनशील क्यों ना हो उसके मूल्य में, तो इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति कहेंगे। कोर मुद्रा का अपोजिट होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति, आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इस मुद्रास्फीति से तात्पर्य क्या होता है? खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित बास्केट में शामिल सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति कोर मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होता है। तो बिल्कुल परिवर्तनशील होगा भाई। एक बास्केट था जिसमें कि सभी शांत बच्चे थे, ठीक है, ये कौन सा बास्केट है? आपका कोर मुद्रास्फीति वाला बास्केट है, इसमें सभी बच्चे शांत थे। अब दूसरा बास्केट ऐसा है कि काफी उछल कूद करने वाले बच्चे हैं भाई, एकदम इधर एक कोने से दूसरे कोने भाग रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो सबको एकदम उथल पुथल मचा के रखे हुए पूरी क्लास में। तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील कौन होगा? हेडलाइन मुद्रास्फीति होगी या फिर कोर मुद्रास्फीति होगी? बताओ। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति होगी भाई, क्योंकि इसमें जितने भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं के मूल्य में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही हैं। ओके, पहला कथन दिया है बिटकॉइन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जबकि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस पर आधारित नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी एक वैधानिक पत्र है, जबकि बिटकॉइन नहीं। ओके, अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, तो सही है, लेकिन कह रहा है कि जो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा होती है ये
ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जो हमारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा होती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। तो पहला गलत हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये होता क्या है, जैसे कि हम लोग भौतिक रूप में मुद्रा का प्रयोग करते हैं लेन देन के लिए, लेकिन जो हम भौतिक रूप का ही एक डिजिटल रूप जो है हमारे, जैसे ये हम लोग नॉर्मल रुपये का जो प्रयोग करते हैं, नोट और सिक्कों का, इसी का डिजिटल रूप जो होता है हमारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा कहलाता है। जैसे कि ई रूपी क्या है? ई रूपी एक डिजिटल फॉर्म है हमारे इस पारंपरिक रुपए का, ठीक है, जो हम लोग भौतिक रूप से नोट का प्रयोग करते हैं, सिक्कों का प्रयोग करते हैं, तो इसी का डिजिटल फॉर्म होता है ई रुपया, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे राइट टिक है, इसको इरेज कर देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा जो है जो हमारा केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी है, एक वैधानिक पत्र है, क्योंकि इसको आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो एक लीगल टेंडर होता है, ठीक है, फिएट मनी है। तो आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। और बिटकॉइन जो है ये वैधानिक पत्र नहीं है, तो दूसरा यहाँ पे बिटकॉइन वैधानिक पत्र नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। अगला देखिए, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाणिज्यिक पत्र क्या होता है दोस्तों? तो वाणिज्यिक पत्र जो आप लोग पढ़े होंगे, मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट। वाणिज्यिक पत्र, देखो बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती हैं, या फिर एनबीएफसीज है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये जो बड़ी औद्योगिक इकाई होती हैं, इनको भी तो वही पैसों की ज़रूरत होती होगी, ऋण की ज़रूरत होगी, भारी भरकम ऋण की ज़रूरत होगी। तो अपने ये तत्काल खर्चों के लिए या अपनी तत्काल ज़रूरतों के लिए ये क्या करते हैं? इनको ऋण चाहिए होता है। तो ये ऋण जो है कैसे प्राप्त करेंगे? तो कई सारे टूल्स होते हैं, जिनमें से एक होता है वाणिज्यिक पत्र, ठीक है। इन वाणिज्यिक पत्र में क्या होता है कि वाणिज्यिक पत्र जारी करते हैं, ठीक है। जारी कौन करेगा? कोई औद्योगिक इकाई या एनबीएफसी जारी करते हैं। 3 वाणिज्यिक पत्र को जारी करते हैं। ये थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, और इस वाणिज्यिक पत्र को जारी करने के माध्यम से निवेशकों के माध्यम से ये जो भी इस वाणिज्यिक पत्र को खरीदेगा, तो उसको कंपनीज को या एनबीएफसी को पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिभूतियां जारी करती हैं एनबीएफसी, यानी कि यही जिसको वाणिज्यिक पत्र जारी करती हैं। इन्हीं वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से कंपनीज या एनबीएफसी जो हैं ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपको बस इतनी जानकारी बताना जरूरी था। और इनकी जो परिपक्वता की अवधि होती है 7 दिन से लेकर 365 दिनों की होती है, ठीक है, यानी कि 1 साल से कम की होती है, इसलिए इसको मनी मार्केट में रखा गया है। चलो, अब स्टेटमेंट पे आते हैं, तब इसको आप और डिटेल में जान लेंगे कि ये है क्या। तो ये वचन पत्र के रूप में जारी किया गया है, एक असुरक्षित होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत है, और अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अंकित मूल्य से कम मूल्य मतलब होता है कि मान लो कि कोई प्रतिभूति है 100 रुपये की है, ठीक है, तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, यानी कि इसको जो है कितने में बेचा जाएगा? तो मान लो कंपनी अपने हिसाब से मान लो 95 रुपये में बेच रही है, तो ये 5 रुपये का मार्जिन जो है जो निवेशक होगा उसको फायदा हो जाता है। फिर बाद में ये 95 रुपये में खरीदी, बाद में जब ये प्रतिभूति वापस करेगी तो कंपनी पूरा 100 रुपये वापस करती है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो पहला आपका सही है कि ये असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत होता है और ये कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। दूसरा, केवल अनुसूचित बैंक ही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि केवल अनुसूचित बैंक ही जो है कॉमर्शियल पेपर जारी करने के लिए जारीकर्ता और भुगतान अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। देखो, यहाँ पे जारीकर्ता और भुगतान अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा केवल शेड्यूल बैंक ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है आपका, लेकिन टी जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि एनआरआई जो है वाणिज्यिक पत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एनआरआईज हैं ये भी वाणिज्यिक पत्र में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। और भी आम निवेशक है, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है? तो आम निवेशक भी निवेश कर सकते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, मैक्सिमम सभी जो है इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी सही सुमेलित नहीं है, डी सही करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका। चलो, अगला देखो, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के भारत के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन 4 सदस्य, पहला स्टेटमेंट देखिए, तो ईएफटीए जो है 4 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि ये यूरोपीय संघ का हिस्सा है। दूसरा, स्विट्जरलैंड जो है ईएफटीए देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। तीसरा कह रहा है कि ईएफटीए का पहला मुक्त
मुक्त व्यापार समझौता स्पेन के साथ हुआ था। अब बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलो ठीक है। तो दोस्तों अगर हम AFTA की बात करें, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4 सदस्य देश हैं। 4 सदस्य देश कौन कौन है, क्योंकि बहुत कम सदस्य देश हैं तो इसको 4 सदस्य देशों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें कम सदस्य देश हो ना, उसका नाम याद रखना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। अब जिस सदस्य में ऐसे जिस ग्रुप में लगभग 195 देश 100 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। कम में आप याद कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही रहता है। तो कौन कौन शामिल रहता है? आइसलैंड शामिल है, लिechtenstein, इसको आप लोग गूगल करके इसका लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर दिया करिए, ठीक है। कमेंट कर देते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं। चलिए ओके, तो कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ये 4 देश हैं। अब चलिए स्टेटमेंट पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका सही है कि EFTA 4 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, लेकिन ये यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इसमें कह रहा है कि यूरोपीय संघ का हिस्सा है, तो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है EFTA देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि EFTA का पहला मुक्त व्यापार समझौता जो है स्पेन के साथ हुआ था, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। वैसे भी अगर आपको इतना पता होता है कि ये यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो इस बेसिस पे आप लोग आंसर कर लेते कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आपका एलिमिनेट हो गया, आंसर सिर्फ सी बचा। ओके चलिए अगला देखिए। भारत में सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विगत 5 वर्षों में केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण में निरंतर वृद्धि हुई है। आंतरिक ऋण में निरंतर वृद्धि हुई है। दूसरा कह रहा है, विगत 5 वर्षों में कुल बाह्य ऋण निरंतर कमी आई है। कुल बाह्य ऋण में निरंतर कमी आई है, ठीक है। आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण का क्या मतलब होता है कि जब सरकार जो है, ठीक है, मिली हम यहाँ केंद्र सरकार की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार ही सिर्फ बाह्य ऋण लेती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की बात करेंगे, तो जब केंद्र सरकार जो है अपनी ऋण के लिए जो है भारतीय निवेशकों से, ठीक है, अगर भारतीय निवेशकों से ऋण प्राप्त करती है, भारतीय निवेशकों से अगर ऋण प्राप्त करती है, तो इसको जो है हम लोग कहेंगे आंतरिक ऋण, ठीक है। जब केंद्र सरकार गैर भारतीय निवेशकों से ऋण प्राप्त करती है, गैर भारतीय निवेशकों से, तो उसको बाह्य ऋण कहेंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं अपने लोग स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है कि विगत 5 वर्षों में केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण में निरंतर वृद्धि हुई है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि विगत 5 वर्षों में कुल बाह्य ऋण में निरंतर कमी आई है, तो क्या कुल बाह्य ऋण में निरंतर कमी आई है, बल्कि और बढ़ोतरी हुई है ना, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण है। देखो मौद्रिक नीति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए मौद्रिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। ये मौद्रिक नीतियों में 2 तरह के होते हैं ना, गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरण, ठीक है। जब मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाता है तो गुणात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं पता है तो एक बार आप लोग क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख लीजिए, किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से फिर इकोनॉमिक्स पढ़िए आप लोग। ओके, तो दोस्तों गुणात्मक उपकरण में क्या होगा, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई और सीमांत आवश्यकताएं, खुला बाजार परिचालन, सीमांत स्थायी सुविधा, चल निधि समायोजन सुविधा, ये सभी जो है मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है। ये सभी मात्रात्मक उपकरण है जिसको आरबीआई जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दूसरा, 5वां और 6वां, ये सभी मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण हैं। चलो अगला देखो आप लोग, मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। मूल्यह्रास के संदर्भ में, यानी यहाँ पे डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन लिखा है तो डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन को बात करेंगे, ठीक है। मूल्यह्रास एक तो होता है कि जो अपने घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास उस संदर्भ में नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के संदर्भ में है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि यह लेखांकन विधि है, एक मिनट, ठीक है, यह एक लेखांकन विधि है जो दर्शाती है कि किसी परिसंपत्ति, देखो परिसंपत्ति और संपत्ति में फर्क होता है ना। संपत्ति जैसे कि आप लोग जानते हैं, संपत्ति जैसे कि सोना चांदी, ये जमीन जायदाद घर बंगला, ये सभी आपके संपत्ति होते हैं। परिसंपत्ति जो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जैसे आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, इक्विटी है, ठीक है, तो ये सभी आपके परिसंपत्ति कहलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक लेखांकन विधि है जो दर्शाती है कि किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कितना भाग अभी उपयोग किया जाना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मूल्यह्रास को केवल व्यय विधि के माध्यम से जीडीपी की गणना करते समय शामिल किया जाता है। बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए आप लोग ध्यान से, तो ये कह रहा है कि एक लेखांकन विधि है जो दर्शाती है कि परिसंपत्ति के मूल्य का कितना भाग अभी उपयोग किया जाना है। तो परिसंपत्ति नहीं बल्कि मूर्त या भौतिक संपत्ति होना चाहिए था, यहाँ पे मूर्त या भौतिक संपत्ति, ठीक है, यहाँ पे मूर्त या भौतिक संपत्ति होना था, ठीक है। ये जो है मूल्यह्रास क्या करती है, यह एक तरह का लेखांकन विधि होता है जो ये दर्शाती है कि मूर्त या भौतिक संपत्ति के मूल्य का कितना भाग अभी उपयोग किया जाना है, न कि परिसंपत्ति। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि मूल्यह्रास केवल व्यय विधि नहीं, आय और व्यय दोनों विधियों से, आय और व्यय दोनों विधियों के माध्यम से जीडीपी की गणना करते समय शामिल किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा आर्किया। आर्किया क्या है, तभी हमने इतने सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कराए ना। आर्किया कई बार पूछा है क्वेश्चन में, मुझे लगता है ये दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आर्किया क्या है, ये एक कोशिकीय जीव होता है जो चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में वृद्धि कर सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी वृद्धि कर सकता है, जैसे मान लो एकदम निम्न तापमान है तो भी ये खुद के अस्तित्व को बनाए रखेगा और वृद्धि करेगा, या फिर एकदम ज़्यादा तापमान है तो ऐसी स्थिति में भी, ठीक है। तो ये आर्किया होता है। चलो अगला देखो, बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिए और फिर बताने की कोशिश करें। तो ऑप्शन बी देखिए, इसमें कह रहा है कि बाजार मूल्य पर जीडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, कि जो साधन लागत पर जीडीपी होता है इसमें प्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया है, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सही नहीं है, ठीक है। बाजार मूल्य पर जीडीपी निकालने के लिए साधन लागत पर जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है, ओके, तब जाकर के बाजार मूल्य पर जीडीपी निकलता है। कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। नाबार्ड दिया है, आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिया हुआ है। प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण की शुरुआत कब हुई, ठीक है। प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण की शुरुआत मतलब कि बैंक जो है कुछ क्षेत्रों में, बैंकों को कुछ क्षेत्रों में ऋण देना अनिवार्य है, ठीक है। वहाँ पे आरबीआई बाध्य करता है, जैसे कि कृषि का क्षेत्र हो, कृषि में, निर्यात में, जो एमएसएमईज हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रकों में आरबीआई प्राथमिक क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो 75% या फिर इस तरह का इनका फिक्स होता है कि एक बैंक जो है 40%, या फिर जो आरआरबीज होते हैं वो मिनिमम अपने ऋण का लगभग 75% हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्रकों में ऋण देने का प्रयोग करेंगे अपने कुल जमा राशि का। और जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ये अपने कुल जमा राशि का, यानी कि जो ऋण देंगे तो ऋण लगभग ये अपने कुल ऋण का 40% क्षेत्र जो है इन प्राथमिक क्षेत्रकों में ऋण देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो नाबार्ड का गठन कब हुआ था, नाबार्ड का गठन हुआ था 1982 ईस्वी में,
और आरआरबीज की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। आप लोग को याद होगा 1975 में 4 जगहों पे, ठीक है, 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, राजस्थान, शायद हरियाणा था, गुजरात नहीं है, हरियाणा है। ठीक है तो कब स्थापना हुई थी आरआरबीज की? तो 1975 में। और प्राथमिकता क्षेत्र ग्रिड की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी हुई थी आई थिंक 1966 में हुई थी। हाँ, 1966 में हुई थी। तो जब आप इसका क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम बनेगा 3, फिर आपका बनेगा 2, फिर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कावेरी इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित एक स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन है। दूसरा, वर्तमान में इसका प्रयोग हल्के लड़ाकू विमान में किया जाता है। बताना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कावेरी इंजन की बात करें, इसकी शुरुआत जो है ये एलसीए तेजस को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कावेरी इंजन बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यह गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित एक स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में इसका प्रयोग हल्के लड़ाकू विमान में किया जाता है, तो नहीं, वर्तमान इसका प्रयोग जो है मानव रहित हवाई वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। ठीक है, पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा हाँ, आप लोग कहते हो दोस्तों कि मैम आप दिखती नहीं है, आप क्लास लेती हैं, आप दिखती नहीं है। तो मैं ना वो मिस्टर इंडिया की घड़ी है, मैंने उधार लिया हुआ है मिस्टर इंडिया से कि भाई मुझे दे दो। ठीक है, तो मैं वही मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन करके आप लोग को क्लास लेती हूँ, ताकि मैं ना दिखाई दूँ आपको, बस आपको क्वेश्चन दिखाई दे और मेरी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, और आपको मैं बीच बीच में फिर डराती भी रहूँगी, आप लोग को पता चल जाएगा समय समय पर। ठीक है, तो मैं मिस्टर इंडिया की घड़ी है, मैंने अभी कुछ समय के लिए उधार लिया हुआ है, बाद में मैं दे दूँगी, आप लोग भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, मैं दे दूँगी आप लोग को। ओके, तो चलो, प्रगतिशील कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि यह एक ऐसा कर है जो निम्न आय समूहों की तुलना में उच्च आय समूहों से आय का बड़ा प्रतिशत लेता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह आय और परिसंपत्ति की असमानताओं को कम करने में सहयोग करता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो दोस्तों, जैसे कि कर में क्या होता है कि कर में बदलाव होता रहता है। ठीक है, जिस हिसाब से पैसे कमाएगा उस हिसाब से, जिसकी जितनी आय होगी उस हिसाब से फिर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आय बढ़ रही है तो फिर टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि निम्न आय वाले व्यक्तियों को कम टैक्स देना पड़ेगा और उच्च आय वाले व्यक्तियों को अधिक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो है आपका प्रगतिशील कराधान होता है। प्रगतिशील कराधान में क्या होगा कि जो निम्न आय जो पैसे जो जिनकी आय कम होगी तो उनके आय के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी आय ज़्यादा होगी तो उनके आय के हिसाब से उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और ये जो है ये जो प्रगतिशील कराधान है ये इसकी वजह से समाज में देखेंगे असमानता में कमी आती है। अगर मान लो सबको एक समान टैक्स देना हुआ, पता चला गरीब जो है जितना पैसा कमा रहा है उसका सारा पैसा टैक्स के रूप में चला जा रहा है ना। अमीर तो मान लो चलो ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं और उसके पैसे में से कुछ हिस्सा अगर टैक्स में जा रहा है तो कोई बात नहीं, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक गरीब इंसान है, इसका पूरा पैसा जो है टैक्स पे चला गया, इसके पास बचा क्या? गरीब और गरीब हो जाएगा, और अमीर तो मान लो अमीर और होता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को, यानी कि इससे क्या होता, अगर टैक्स समान होता सभी व्यक्तियों पर तो इससे क्या होता है कि समाज में असमानता बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, गरीब और गरीब होता जाता, अमीर और अमीर होता जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई जिस हिसाब से लोगों की आय होगी उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो जिससे कि समाज में क्या आएगा, असमानता में कमी आएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अगला है कौन सा अविस्फीतिकारी अंतराल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, अविस्फीति कारक सर्वोत्तम रूप से किसको परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के बीच का अंतर होता है। देखो
क्या होता है कि जब मांग जो है, मांग आपूर्ति से कम हो जाए, ठीक है, मांग ज़्यादा, मांग सॉरी ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मांग जो है कम है और आपूर्ति ज़्यादा है, मार्केट में आपूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, तो अगर आपूर्ति ज़्यादा होगी और मांग कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, मुद्रास्फीति नीचे आती है और इसके बीच जो अंतर होगा यही आपका अविस्फीतिकारी अंतराल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी। यह पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के बीच का अंतर होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, कौन सा प्रतिगामी कर है। ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रगतिशील कर पढ़ा, जिसमें प्रगतिशील कर में क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रगतिशील कराधान के बारे में पढ़ा। प्रगतिशील कराधान जिसमें कि सभी व्यक्तियों पर जो कर लग रहा था, टैक्स, वो आय के हिसाब से लग रहा था। ठीक है, वो आय पर आधारित था, इसकी गणना जो है आय पर आधारित थी। लेकिन यहाँ पे देखिए तो प्रतिगामी कर में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों पर समान टैक्स लगेगा, यहाँ पे सभी व्यक्तियों पर समान टैक्स लगेगा। ठीक है, ये जो प्रतिगामी कर होते हैं, कुछ ऐसे कर होंगे जो सभी पर समान रूप से लगेगा। जैसे पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब पर अलग अलग, भाई पेट्रोल लेने जा रहे हो तो जो गरीब है तो उस पर कम पेट्रोल पर जो उत्पाद शुल्क होगा, देखो जो उत्पाद शुल्क होता है इसका वहन जो है उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। ठीक है, इस ये जो इंक्लूड होकर के जो पेट्रोल हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसमें उत्पाद शुल्क भी ऐड होता है। ठीक है, उत्पाद शुल्क वैसे वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगता है। ओके, तो आप जाते हो पेट्रोल खरीदने, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गरीब हो तो आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, या फिर कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा देने पड़ रहा है, नहीं, बट कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सभी लोग पर समान रूप से लागू होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक है, और स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क में क्या होगा, सीमा शुल्क में क्या होता है कि वस्तुओं के आयात निर्यात पे जो टैक्स लगता है वो सीमा शुल्क होता है। स्टाम्प शुल्क में क्या होता है कि जो संपत्ति कर होते हैं, संपत्ति होती है, संपत्तियों की लेन देन पे जो टैक्स लगती है वो संपत्ति स्टाम्प शुल्क लगती है। ठीक है, संपत्तियों के लेन देन में स्टाम्प शुल्क लगता है। तो यहाँ पे जो है सभी व्यक्तियों पर समान रूप से ये सभी टैक्स लगेंगे। ओके, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा प्रतिगामी कर में, कि तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में कंपनियां किस कानून के तहत निगम कर का भुगतान करती है। ठीक है, तो भारत में कंपनियां जो है निगम कर का, कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करती हैं, तो ये किस कानून के तहत कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो कंपनियां होती हैं कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति का साधन है। यह बैंकों को आरबीआई से ऋण लेने या आरबीआई को ऋण देने की अनुमति देता है। ओके, तीसरा कह रहा है कि धन की दीर्घकालिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। चौथा, इस सुविधा के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा कह रहा है। बताना है कि कितने कथन आपके सही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इसको इंग्लिश में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इंग्लिश टर्म्स को ध्यान दिया करिए ज़्यादा। हिंदी याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश टर्म याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी में कुछ भी शब्द दे देता है, तो वहाँ पे गलती आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इंग्लिश टर्म ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश टर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे तरलता समायोजन सुविधा क्या होती है कि जब बैंकों को कम अवधि के ऋण की ज़रूरत होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम अवधि के ऋण की ज़रूरत होती है, तो तरलता समायोजन सुविधा के माध्यम से बैंक जो है आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, यही आपका तरल समायोजन सुविधा कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो आरबीआई द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति का उपकरण है। अच्छा, ये मौद्रिक नीति का उपकरण है किस तरह से, तो जैसे मान लो कि बैंकों को
इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर एक ये पॉइंट जो समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मौद्रिक नीतियों के बारे में आप अच्छे समझ आएंगे। मौद्रिक नीतियों में बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, जैसे तरल समायोजन सुविधा है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो सभी का जो प्रयोग करने का तरीका है, ठीक है, सभी का जो प्रोसेस है एक ही जैसा है, बस थोड़े बहुत उसमें अलग अलग कोई कम अवधि का होता है, कोई ज़्यादा अवधि का होता है। तो सबकी जो प्रक्रिया होती है वो लगभग एक ही जैसी होती है। तो तरलता समायोजन सुविधा, ये मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति है क्या, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, तो ये मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, इस चीज़ को बस समझ लीजिएगा। तो जैसे आप लोगों ने माना कि मार्केट में क्या है, तरलता ज़्यादा है। तरलता ज़्यादा का मतलब है कि मुद्रा का प्रवाह मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, अगर मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा होगा तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी मूल्य में कमी आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू में। अब आप बार बार घर जा रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो दामाद जो है बार बार अपने घर जा रहा है, ससुराल जा रहा है, ठीक है, बार बार अगर अपने ससुराल जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, दामाद की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले साल 2 साल पे एक बार जाता था तो लोग जो है, ठीक है, मायके वाले लड़की दामाद के ससुराल वाले एकदम चाय नाश्ता आगे पीछे घूमते रहते थे। अब रोज रोज जा रहा है दामाद तो फिर कोई वैल्यू नहीं देता है। इसी तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट है, बाजार में अगर मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा है तो ऐसे में मुद्रा की मूल्य में कमी आएगी। पहले आप 5 रुपये में, पहले आप 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीद लेते थे, अब आपको 2 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है, यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी आई, ठीक है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी, तो मूल्य में कमी आएगी, इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, वस्तुओं के मूल्य में मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। यानी कि 5 रुपये में आप पहले 10 टॉफ़ी खरीदते थे, अब आपको 5 रुपये में 5 ही टॉफ़ी मिल रहा है, यानी कि 5 रुपये के मूल्य में उसके जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू में, उसकी क्रय शक्ति में कमी आई है, ठीक है, उसके खरीदने की क्षमता में कमी आई है। पहले 5 रुपये में 10 खरीदते थे, अब 5 रुपये में, पहले 5 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदते थे, ठीक है, अब आप 5 रुपये में कितने खरीद रहे हैं, 5 टॉफ़ी खरीद रहे हो, ठीक है, 5 टॉफ़ी खरीद रहे हो, ठीक है, यही आपकी जो है महंगाई होती है, ये आपकी मुद्रास्फीति, ठीक है। तो यानी कि मार्केट में क्या हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब भाई अगर आरबीआई यहाँ पे ध्यान नहीं देगा, अब भाई मुद्रा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो अब इस पैसे को सोखने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि बैंक को, ठीक है, बैंक को क्या करेगा कि उच्च ब्याज दर पर, ठीक है, उच्च ब्याज दर पे, क्योंकि बैंक को तो ऋण की ज़रूरत होगी ही भाई, हमेशा ही ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे फिर मार्केट में कितने भी तरलता क्यों ना हो या कितनी तरलता कम या ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि बैंक आप में हमेशा लेन देन करता रहता है। तो भाई आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, उच्च ब्याज दर पर कम अवधि का ऋण जो है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग समझिएगा, क्योंकि मार्जिनल स्टैंडिंग में कम अवधि का ऋण दिया जाता है। तो आरबीआई क्या करेगा, उच्च ब्याज दर पर बैंक को ऋण देगा। अब भाई बैंक को उच्च ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो बैंक क्या करेगा, अपने ग्राहक को भी उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा भाई। अब भाई क्योंकि बैंक जो था आरबीआई, अब इसको आरबीआई से ऋण प्राप्त कर रहा है तो इसको महंगा पड़ रहा है भाई, उच्च ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है तो महंगा पड़ रहा है, तो बैंक भी क्या करेगा, ग्राहकों को महंगे दर पर, यानी कि उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा। तो भाई ग्राहक जो है, अगर उसको भाई उच्च ब्याज दर पर ऋण लेगा, यानी कि ग्राहक जो है, नॉर्मल ग्राहक जैसे हम लोग हैं, तो क्या भाई हम लोग को उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलेगा तो हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे, कहेंगे भैया हम लोग खर्चा थोड़ा कम करेंगे, चलेगा, खर्चा हम लोग कम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ग्राहक जो है, लोग जो हैं, मार्केट में कम पैसे खर्च करेंगे, ये सोच के कि भाई उनको मुद्रा जो है आसानी से नहीं मिलेगा, उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, इससे अच्छा है कि कम खर्च करो। तो ऐसे में फिर यहाँ पे इस माध्यम से मार्केट में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लो इसका जस्ट अपोजिट सोचो कि मान लो कि मार्केट में मांग नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग जो है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो मार्केट में कुछ खरीद ही नहीं रहे। अब मार्केट में कुछ खरीद नहीं रहे तो मुद्रास्फीति क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, मांग नहीं है, मांग बहुत ही कम है, अब भाई लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, लोग के पास पैसे नहीं है, तो अब लोग क्या करेंगे, अब भाई आरबीआई क्या करेगा, ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को कम ब्याज दर पे सस्ती ऋण देगा, ठीक है, कम ब्याज पर सस्ती ऋण देगा। अगर कम ब्याज पर सस्ती ऋण देगा तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से ऋण लेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अगर आरबीआई से ऋण ले रहा है तो बैंक भी क्या करेंगे, अपने ग्राहकों को
अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर यानी कि सस्ते ऋण देंगे, ठीक है, कम ब्याज कम दर पर ब्याज देंगे, ठीक है, यानी सस्ते ऋण देंगे। तो भाई अब ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो ग्राहक क्या करेंगे, ऋण आसानी से ऋण ले लेंगे, ठीक है भाई, कि उनको पता है कि भाई उनको सस्ता ऋण मिल रहा है तो ऋण लेंगे और फिर मार्केट में वो खर्च करेंगे वो पैसा। तो इससे क्या होगी कि मार्केट में मुद्रा का प्रवाह फिर से बनेगा और फिर मांग बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग ऋण ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे मार्केट में खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो फिर मार्केट में मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा फिर हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट पूरा मौद्रिक नीति पे लागू होती है, फिर वो भी कोई भी टूल हो, फिर चाहे वो आपका तरलता समायोजन सुविधा हो या फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, सेम कॉन्सेप्ट लगता है, बस सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये जो है RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति का साधन है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, पूछा है कि कितने सही है, ठीक है। दूसरा है कि यह बैंक को RBI से ऋण लेने या RBI को ऋण देने की अनुमति देता है, तो दूसरा भी सही है। ये कह रहा है तीसरा कि यह धन जो है दीर्घकालिक आदान प्रदान पर केंद्रित होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये अल्पकालिक, ठीक है, कम अवधि, बैंकों द्वारा जो है कम अवधि का ऋण लिया जाता है, अल्पकालिक होता है ये, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि सुविधा के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, तो होती है। संपार्श्विक में क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिभूतियों के माध्यम से, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि RBI जो है बस ऐसे ही पैसा दे देता है, वो प्रतिभूतियां बेचती हैं बैंकों को प्रतिभूतियां बेचती हैं तरलता समायोजन सुविधा के माध्यम से, ठीक है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से RBI प्रतिभूतियां बेचेंगी, इन्हीं प्रतिभूतियों को बैंक खरीदता है, ठीक है। ये जो प्रतिभूतियां होती हैं यही प्रतिभूतियां सस्ते ब्याज दर पर या महंगे ब्याज दर पर बेची जाती है, जिस हिसाब से मार्केट में तरलता होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा होगी तो फिर महंगे ब्याज दर पर प्रतिभूति बेची जाएगी, अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो सस्ते ब्याज दर पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलत बोल दी, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। देखो अगर मार्केट में मुद्रास्फीति ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ऐसे में प्रतिभूतियां जो होंगी वो ज़्यादा है तो प्रतिभूतियां जो है उच्च ब्याज दर पर बेची जाएंगी RBI द्वारा। RBI क्या करेगा, प्रतिभूतियों को उच्च ब्याज दर पर बेचेगा बैंकों को। और अगर मुद्रास्फीति कम है, ठीक है, मार्केट में महंगाई कम है, मांग कम है, महंगाई कम होने का मतलब है कि मांग कम है, ठीक है, तो मांग कम है तो मांग को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी कि कम ब्याज दर पर प्रतिभूतियां बेचेगी, ठीक है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपका सब पर लागू होगा, सभी मौद्रिक नीतियों पर लागू होगा। तो यहाँ पे संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, इसमें कहा है कि नहीं होती है तो होती है, प्रतिभूतियों के खरीदने बेचने के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो यहाँ पे चौथा गलत हो गया। कितने कथन सही है, 2 कथन सही है। अच्छा इसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया ना, कोई बात नहीं। चलो, कौन भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों रामनाथ कोविंद समिति, अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद समिति वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, ये रामनाथ कोविंद समिति। तो यहाँ पे आपका चौथा नहीं होगा, अगर आपको इतना पता होता ना तो आप भी इसके बेसिस पे आंसर कर लेते, चौथा और कौन सा, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो आपका बचा कौन सा है, बी और डी। तो इस बेस आप फिर देखेंगे कि नचिकेता मोर नरसिम्हन समिति, और इसके अलावा आपका, एक मिनट यार, ये मेरा पेंसिल लगता है डिस्चार्ज हो गया, जिससे मैं लिखती हूँ, बस 1 मिनट रुकिए आप लोग, मैं दूसरा पेंसिल ले लेती हूँ। हाँ, अब मैंने पेंसिल ले लिया। एक्चुअली कुछ दिनों से क्या है ना कि मैं इलेक्ट्रिक पेंसिल यूज़ कर रही थी, ये चार्ज करना पड़ता है, ये डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। दूसरा पेंसिल भी है तो जिसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा हैवी होता है, ये लिखने में इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो, तो आपका नचिकेत मोर समिति, नरसिम्हम समिति, रघुराम राजन समिति, SN वर्मा समिति और उर्जित पटेल समिति, ये सभी समितियां जो हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। अगला देखो मेरे बच्चे, कौन से अधिनियम या प्रावधान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करते हैं, ठीक है, भारत में कैपिटल मार्केट को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से अधिनियम, तो दोस्तों ये सभी अधिनियम, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013, निक्षेपागार अधिनियम 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अधिनियम 1900
92। तो ये चारों होंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, नकद आरक्षी अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बस फटाफट आप लोग जान लीजिए सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। ओके, ये सभी ये मौद्रिक नीतियों के तौर पे प्रयोग की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसी बेसिस पे आरबीआई द्वारा इनको कम ज़्यादा किया जाता है। ओके, तो फटाफट समझ लीजिए सीआरआर क्या होता है कि सीआर जो है एक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ हिस्सा जो है, एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि बैंक जो है अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा निकाल करके आरबीआई के पास दे देगा। ठीक है, और आरबीआई ऐसा नहीं कि इस पर जो है, अगर बैंक जो है ये पैसा निकाल करके आरबीआई के पास देता है तो आरबीआई इसको ब्याज नहीं देता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो आरबीआई जो है इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं देता है बैंकों को, और ना ही इसे खुद उपयोग करता है, यानी कि इसको खुद भी यूज नहीं करेगा। ये जो है अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं। और एसएलआर क्या होता है, एसएलआर में क्या होता है कि बैंक को अपनी कुल जमा राशि का हिस्सा अपने ही पास, ठीक है, अपने पास अलग से निकाल के रखना पड़ता है। ठीक है, अलग से निकाल के रखना पड़ता है कुल जमा राशि का। अब ये अपने पास रखेगा तो इसको कई रूपों में रख सकता है, या तो नकद के रूप में रखेगा, या तो गोल्ड के रूप में रखेगा, सोने के रूप में, या फिर प्रतिभूतियों के रूप में। ठीक है, प्रतिभूतियां जो सरकार के द्वारा ऋण लेने के लिए प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, तो ये बैंक जो है इन प्रतिभूतियों को खरीदती है। क्यों खरीदती है भाई? क्योंकि इन प्रतिभूतियों को खरीदने पर उनको ब्याज मिलता है बैंकों को। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये देखो, सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी कि प्रतिभूतियां जारी करती है, लेकिन डायरेक्ट सरकार प्रतिभूति नहीं जारी करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आरबीआई के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। तो ये जो प्रतिभूतियां हैं कौन जारी करेगा? आरबीआई करेगा सरकार के लिए। तो आरबीआई जब इस प्रतिभूतियों को जारी करती है तो बैंक क्या करेगा? इन प्रतिभूतियों को खरीदेगा। कौन खरीदेगा? बैंक खरीदता है। ठीक है, बैंक खरीदेगा, बैंक खरीदेगा। ठीक है, बैंक खरीदता है। बैंक क्यों खरीदेगा भाई? उसको क्या शौक पड़ी है? तो बिल्कुल शौक पड़ी है भाई, बैंक इसलिए खरीदता है क्योंकि बैंकों को इस पर ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज मिलता है बैंकों को, ब्याज कौन देता है? तो ब्याज सरकार देगी। ठीक है, ये जो ब्याज होगा ये सरकार ब्याज देगी प्रतिभूतियां खरीदने पर। ठीक है, तो जब बैंक जो है प्रतिभूतियां खरीदती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और बैंकों के पास ये प्रतिभूति आती है, ये प्रतिभूति, और इसी प्रतिभूतियों पर बैंकों को ब्याज प्राप्त होता है। ये जो ब्याज होता है ये बैंक के लिए प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, क्या ये प्रतिभूतियां हमेशा बैंक अपने पास ही रखी रहती है? नहीं, ये फिर जो है सरकार क्या करेगी, फिर से इन प्रतिभूतियों को खरीद लेता है। तो जब फिर से सरकार अगर खरीदेगी इसको, यानी आरबीआई जो है इसको खरीदेगा, तो फिर जो है जितने रुपए में खरीदा रहता है उतना पैसा बैंकों को वापस कर देता है कि भाई तुमने हमको जितने में तुमने हमको खरीदा था, अब ये लो, हम तुमको जो है तुम्हारा पैसा वापस दे रहे हैं, हमारा प्रतिभूति तुम हमको वापस कर दो। ठीक है, तो बैंकों को बस यहाँ पे क्या होता है कि इनको ब्याज मिलता रहता है तब तक इनको प्रॉफिट हो जाती है। फिर बाद में आरबीआई द्वारा इन प्रतिभूतियों को खरीद लिया जाता है। अब खरीदा बेचा कब जाता है इन प्रतिभूतियों को? तो ध्यान दीजिएगा, दो आधार पे खरीदा बेचा जाता है। अगर मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इस पैसा अगर ज़्यादा होगा भाई, अगर पैसा या रुपया लिख दो, बहुत लोग कमेंट करने लगे कि रुपया नहीं है। ठीक है, मान लो अगर रुपया ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो इसको ज़्यादा होगा तो क्या होगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होने लगेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो ऐसे में यानी कि महंगाई क्या होने लगेगी? इसी को तो महंगाई कहते हैं, यानी कि महंगाई जो है बढ़ने लगेगी, महंगाई बढ़ने लगेगी। तो सरकार या आरबीआई क्या करेगी? ठीक है, आरबीआई क्या करेगी कि भाई क्योंकि मार्केट में इतना पैसा है तो क्या करेगी आरबीआई क्या करेगी? प्रतिभूतियां बेचेगी। अब प्रतिभूतियां बेचेगी तो भाई बैंक क्या करेंगे? प्रतिभूतियां खरीदेंगे लालच में, क्योंकि उनको ब्याज मिलेगा। तो भाई बैंक क्या करेंगे? जितने भी पैसे रहेंगे अपने पास, उसके पास अतिरिक्त पैसा रहेगा, क्या कर देगी? आरबीआई को दे देगी,
प्रतिभूतियां खरीद लेगी, तो जितने पैसे रहेंगे सब पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, तो बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा बचेगा नहीं। और बैंकों के पास जब अतिरिक्त पैसा नहीं बचेगा तो बैंक जो है ग्राहकों को पैसे नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये प्रतिभूति वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एसएलआर और सीआरआर आप लोग समझिए कि अब अगर मार्केट में तरलता ज़्यादा होगी तो बैंक आरबीआई क्या करेगा, अगर बैंक मान लो मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को, ठीक है, सीआरआर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर महंगाई मुद्रास्फीति कम है तो सीआरआर को कम कर देगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है आरबीआई द्वारा तो ऐसे में क्या होगा, मान लो पहले अपने बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का मान लो 5% अपनी कुल जमा, मान लो बस कि 5% जो है बैंकों के पास रखना पड़ता था। अब आरबीआई अगर इसको बढ़ा देता है, मान लो 6% करता है, तो फिर आरबीआई को 6% देना पड़ता है, यानी कि अपनी कुल जमा राशि का कुछ हिस्सा और बढ़ा करके देना पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर आरबीआई जो है इसको बढ़ा देगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, और बैंकों के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा तो बैंक क्या करेंगे, ग्राहकों को कम ऋण देंगे। अगर ये कम कर दिया जाता है तो कम कर दिया जाएगा, मान लो सीआरआर और एसएलआर दोनों अगर कम कर दिया जाता है तो ऐसे में बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो बैंक जो है लोगों को ज़्यादा ऋण देंगे, और लोगों को ऋण ज़्यादा देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे मार्केट में, तो जिससे कि फिर मांग बढ़ती है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं अपने लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट पे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। पहला देखिए, एसएलआर जो है जमाओं में स्वर शामिल होता है जबकि एससीआरआर में नहीं शामिल होता। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि एसएलआर जमाओं पर बैंक को ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। सीआरआर पर जमा पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया था आपको, बिल्कुल वही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि एसएलआर जमाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। नहीं, एसएलआर में हमने जैसे कि बताया कि बैंक को अपने पास रखती है, एसएलआर के पास नहीं, बल्कि सीआरआर को बैंक को जमा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत है, दो स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इजरायल और सीरिया के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, यह गोलन हाइट्स क्षेत्र में कार्य करता है तथा विघटन समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। भारत जो है यूएनडीओएफ का सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल की बात करें तो दोस्तों इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित किया गया था, एक शांति मिशन था ये, ठीक है। इसको किसके द्वारा गठित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित किया गया था। ये इसे इजरायल और सीरिया के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसे गोलन हाइट्स क्षेत्र में कार्य करता है और विघटन समझौते के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। लेकिन भारत जो है इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है, तो नहीं, तीसरे नंबर पे जो है तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल दो सही है। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार कौन सी संस्थाएं योग्य संस्थागत क्रेताओं की श्रेणी में शामिल है, ठीक है। सेबी के अनुसार कौन सी संस्थाएं योग्य संस्थागत क्रेताओं की श्रेणी में शामिल है, बताइए आप लोग। ये जो होते हैं योग्य संस्थागत क्रेता, ये जो है कंपनियों के पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं। तब बताना है कि कौन कौन से जो कंपनियों के पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये चारों ही है, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनीज, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये चारों ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया, वैकल्पिक निवेश कोष हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये सब भी जो है आपके QIVs हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कितने कथन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए, पहला कह रहा है कि इक्विटी शेयर धारकों के पास कंपनी के मतदान का अधिकार होता है, ओके। जबकि अधिमानी यानी कि जो प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं, इसको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो अधिमानी शेयर धारकों के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं दोस्तों, ये इनको जो है जैसे कि ये क्या होता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि ये जो है कंपनी के एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं, और इनको जो लाभ मिलता है वो कंपनी में जिस हिसाब से
अगर कंपनी को लाभ होता है तो उस लाभांश का वितरण जो है इनको समय समय पे किया जाता है, ठीक है। और ये जो है मतदान, कंपनी के किसी भी कोई मुद्दा चल रहा होता है तो उसमें जो है ये इक्विटी शेयर धारक मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन जो अधिमानी शेयर धारक होते हैं, अधिमानी शेयर धारक ये कंपनी का शेयर खरीदते हैं और इनको समय समय पर उस पर ब्याज मिलता रहता है, तो ये जो है इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि लिक्विडेशन यानी कि परिसमापन की स्थिति में अधिमानी शेयर धारकों को लिक्विडी शेयर धारकों से पहले भुगतान किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो अधिमानी शेयर धारक होते हैं इनको इक्विटी शेयर धारकों से पहले भुगतान किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इक्विटी शेयर सामान्य तौर पर लाभांश की एक निश्चित दर प्रदान करते हैं, जबकि अधिमानी शेयर कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनीय लाभांश प्रदान करता है। तो यहाँ भी आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं इनको लाभांश की एक निश्चित दर नहीं प्राप्त होती है, बल्कि अधिमानी शेयरक होते हैं, जो प्रेफरेंशियल शेयर धारक होते हैं, इनको जो है कंपनी का लाभांश का एक निश्चित दर प्राप्त होता रहता है। और जो इक्विटी शेयर हैं, इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं, ये कंपनी में जिस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा उस हिसाब से इनको उसका मतलब उस लाभ का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो है गलत हो गया है। बस हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अधिमानी शेयर धारक होते हैं ना, इनको हमेशा एक निश्चित लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं इनको वोटिंग का अधिकार होता है और इनको जो है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से, यानी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होती है तो इनको ज़्यादा लाभांश मिलता है, कम प्रॉफिट होती है तो इनको कम लाभांश मिलेगा। तो ये है, लेकिन इनको एक निश्चित लाभांश मिलता रहता है, लेकिन इनको वोट का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। एक तरह से जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, एक तरह से ये कंपनी के मालिक जैसे इनको मालिकाना हक होता है वैसा इनको होता है, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका गलत हो गया। कितने सही हैं? 2 कथन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। प्रभावी राजस्व घाटे के मूल्य की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से राजस्व घाटे से बाहर रखा जाता है, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटे की अगर गणना करना है तो किसको बाहर रखा जाता है? तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान। इसको मैंने आपको बताया था कई बार, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, लेकिन फटाफट एक बार और सुन लीजिए ऐसे ही जल्दी जल्दी। तो ये जो देखो, केंद्र सरकार जो है क्या करती है, राज्यों को अनुदान देती है, ठीक है। ये जो अनुदान देती है राज्यों को, ये जो अनुदान होता है ये केंद्र सरकार का राजस्व व्यय होता है, ठीक है। अब इस राजस्व व्यय का जो अनुदान वाला हिस्सा होता है ये किसको दिया जाता है? राज्य को दिया जाता है। अब ये राज्य क्या करेगा, इस अनुदान का प्रयोग जो है एक तो उपभोग के लिए करेगा, यानी कि खर्च के लिए करेगा। उपभोग के लिए का मतलब ये है कि अगर राज्य जो है इस अनुदान का कुछ हिस्सा उपभोग के लिए कर रहा है तो इसका मतलब है कि इससे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है, ये खर्च हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये उपभोग क्या हो रहा है, उपभोग खर्च कर रहा है, और इसी अनुदान का कुछ हिस्सा जो है संपत्ति के निर्माण में करेगा, यानी कि पूंजी निर्माण में करेगा, ठीक है, संपत्ति निर्माण में करेगा। कहीं भी ये क्या किया, कहीं पूंजी निर्माण किया, ठीक है। तो ये जो संपत्ति के निर्माण में कर रहा है, यानी कि राज्य को क्या होगा, निरंतर इससे फिर लाभ प्राप्त होगा। अब ये जो पैसा उपभोग के लिए खर्च किया ये तो खर्च हो गया, ये तो बचा ही नहीं, लेकिन संपत्ति के निर्माण में अगर कहीं खर्च किया है अनुदान का कुछ हिस्सा तो इससे क्या होगा, राज्य को कुछ लाभ होगा। तो जब इसी संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य से किया गया खर्च को जब राजस्व घाटे में से घटा दिया जाता है, ठीक है, जब केंद्र के राजस्व घाटे में से घटा दिया जाता है तो कुल निकल करके जो आता है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ गए। यानी कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कुछ पैसे दिए खर्च के लिए, ठीक है, मान लो आपको 5,000 रुपये खर्च दिए। अब उसमें से 5,000 रुपये में से मान लो 2,000 रुपये आपने कहीं संपत्ति निर्माण में खर्च कर दिया, ठीक है, कहीं संपत्ति निर्माण में खर्च कर दिया, और 3,000 रुपये कपड़े उपड़े खाने पीने में खर्च कर दिए। तो ये जो संपत्ति के निर्माण में आपने जो पैसे खर्च किए हैं, अगर इसमें से 5,000 में से निकाल दें, यानी 5,000 में से अगर आप 2,000 निकालते हैं तो बचता 3,000 रुपया, ठीक है, 3,000 रुपया बचा। यही जो 3,000 रुपया होगा आपका प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे डिवाइस लाइन ऑफ साइट परिदृश्यों में 1 किलोमीटर तक डेटा संचरण में सहायता करते हैं, और
ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे डिवाइस मोबाइल ऐप्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूर्ण संगतता प्रदान करते हैं। पता नहीं कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए। ठीक है, पूछा है कितने कथन सही हैं, तो कुछ कथन क्या है, किसके बारे में है, तो ओवर द काउंटर बाजार के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। 3 कथन ओवर द काउंटर बाजार। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि ओटीसी बाजार बिना किसी केंद्रीकृत एक्सचेंज के संचालित होता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि यह औपचारिक एक्सचेंजों की तुलना में अनुबंध विशेषताओं के संदर्भ में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि ओटीसी जो है ट्रेडिंग में स्टॉक, बॉन्ड या डेरिवेटिव शामिल होते हैं। तो दोस्तों ओवर द काउंटर के संदर्भ में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, जीडीपी किसी देश के भीतर आय वितरण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। दूसरा, जीडीपी में तब भी समृद्धि दर्ज की जा सकती है जब अधिकांश आबादी के जीवन स्तर में गिरावट दर्ज हो रही होती है। देखो जीडीपी क्या करता है दोस्तों कि किसी देश की सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के मतलब जीडीपी क्या करता है कि किसी देश की सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य के कुल योग को जो है जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो यही जो है आपका जीडीपी कहलाता है। तो ये क्या इसमें कह रहा है कि किसी देश के भीतर आय वितरण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो भाई ये क्योंकि ये भाई उत्पादन पर फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा। जीडीपी में किसकी गणना होती है, भाई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य के कुल योग को ऐड किया जाता है, कुल योग को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आय वितरण को यह सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि जीडीपी में तब भी समृद्धि दर्ज की जा सकती है जब अधिकांश आबादी के जीवन स्तर में गिरावट। देखो जीडीपी में क्या होता है, एक मात्रात्मक उपकरण है ना ये क्या है कि जीडीपी जो है किसी देश की समृद्धि को, मात्रात्मक समृद्धि को बताता है। ठीक है, गुणात्मक नहीं। भले ही किसी के जीवन स्तर में कितनी गिरावट आ रही है उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। बस इसमें क्या है कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी हो रही है, बस इस पे ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा कथन पहले की व्याख्या करता है। अगला है कि कितनी घटनाएं पूंजी बाजार में गिरावट का कारण बन सकती हैं। ठीक है, कितनी घटनाएं जो है पूंजी बाजार में गिरावट का कारण बन सकती हैं। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा जो है अगर निवेशकों का विक्रय किया जाता है तो ऐसे में पूंजी बाजार में गिरावट हो सकता है। ब्याज दरों में अगर वृद्धि होती है तो ऐसे में भी पूंजी बाजार में गिरावट हो सकती है। और खराब कॉर्पोरेट परिणाम भी पूंजी बाजार में गिरावट का कारण बन सकती है। तो आंसर हो जाएगा सभी तीनों। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला विलो चिप्स का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जा सकता है। विलो चिप्स क्या है दोस्तों, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है भारत में बाह्य ऋण की तुलना में आंतरिक ऋण अधिक है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि बाह्य ऋण की तुलना में आंतरिक ऋण अधिक है। भारत में अधिकांश ऋण जो है राज्य सरकारों द्वारा धारित है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों बाह्य ऋण की बात करें तो भारत का बाह्य ऋण जो है कितना है, 8% है। ठीक है, और आंतरिक ऋण कितना है, लगभग 92% है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत पहले क्या करेगी भाई, अगर आपको उधार लेना है तो सबसे पहले आप अपने घर वालों से उधार लोगे ना। ऐसा तो थोड़ी ना कि आप बाहर के लोगों से उधार लोगे, पता चला वो घर पे आके कब्जा कर ले बाद में, है ना। तो भारत भी क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऋण जो है अपने भारतीय निवेशकों से लेती है, गैर भारतीय निवेशकों से नहीं। तो यहाँ पे आपका बाह्य ऋण जो है 8% है, आंतरिक ऋण 92% है। और दूसरा कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश ऋण जो है राज्य सरकारों द्वारा नहीं, बल्कि अधिकांश ऋण जो है 58% ऋण जो है केंद्र सरकार द्वारा धारित है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। और राज्य सरकार द्वारा कितना, तो लगभग 30% है। ठीक है, 30 या 38 ऐसे समथिंग कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो केवल एक जो है सही है। भारत में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है आपका, पहला कथन कह रहा है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सबसे अधिक वित्त का आवंटन करने की प्रथा को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जेंडर बजटिंग पहली बार जो है 2005-6 के बजट में पेश किया गया था।
बताना है कि कौन सा कथन सही है। जेंडर बजटिंग क्या है दोस्तों? तो जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि सरकार के बजट और नीतियों का विश्लेषण करना, जिससे कि यह पता चल सके कि उनका महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी खर्च और राजस्व संग्रह दोनों की लिंगों की ज़रूरत को पूरा करे और उसके बाद ही जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। ये आपका जेंडर बजटिंग होता है। जेंडर बजटिंग स्पेशली जो है जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, दूसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जेंडर बजटिंग पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 2005-6 में। ये अक्सर वनडे एग्जाम में पूछता है, खास करके पीसीएस और आरओ में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कीमत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आधारित कीमत क्या है? तो यह उत्पादन बिंदु पर वस्तुओं और सेवाओं की लागत जिसमें कर और सब्सिडी शामिल नहीं होती हैं, यह आपका उत्पादक आधारित कीमत होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला मेली एमिली क्या है? ठीक है, मेली एमिली क्या है दोस्तों? तो मेली एमिली क्या है? तो यह एक पारंपरिक किण्वित बांस की कोम्पल है जिससे मोटापा रोधी गुण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, वित्त अधिनियम 2016 द्वारा प्रस्तुत समकारी शुल्क यानी इक्विलाइजेशन लेवी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस इकाई को लक्षित करती है? ये इक्विलाइजेशन लेवी क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं और डिजिटल स्पेस को लक्षित करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, कर जीडीपी अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 10% से अधिक हो गया। दूसरा, विकसित देशों में, अच्छा एक बार जूम कर देते हैं नहीं तो आप लोग को क्लियर नहीं दिखेगा। दूसरा, विकसित देशों में कर जीडीपी अनुपात कम होता है जबकि विकासशील देशों में यह अधिक होता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ये जो कर जीडीपी होता है, कर राजस्व अपॉन जीडीपी, यानी कर राजस्व और जीडीपी के अनुपात को ही कर जीडीपी अनुपात कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि 2024 में भारत का प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 10% से अधिक हो गया था, नहीं, कितना था? 6.64% के करीब में था प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। और दूसरा कह रहे हैं कि विदेशी देशों में कर जीडीपी अनुपात कम होता है जबकि विकासशील देशों में यह अधिक होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विकसित देशों में कम हो और विकासशील देशों में ज्यादा हो। तो दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति मापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरक्षित मुद्रा देश की मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देनदारी होती है। पूछा है कितने कथन आपके सही है, ठीक है, तो आरक्षित मुद्रा जो होती है देश की मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देनदारी होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की सभी मापों में M4 सबसे अधिक तरल होता है। नहीं, M4 जो है सबसे अधिक तरल नहीं होता है बल्कि सबसे कम तरल होता है, ठीक है, ये सबसे कम तरल होता है। तो दूसरा गलत हो गया। पहला कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि M1 मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो दोस्तों जो M1 होता है ना, ये M1 जो है सबसे अधिक तरल मुद्रा होती है। और ये जो तीसरा M1 जो है, M1 कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप होती है, ये गलत है तीसरा स्टेटमेंट में। तो कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त परिस्थितियों में से कौन सी किसी देश की राजकोषीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत को प्रतिबिंबित करती है? ठीक है, सकारात्मक संकेत को प्रतिबिंबित करती है। कौन सी परिस्थितियां हैं जो किसी देश की राजकोषीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत को प्रतिबिंबित करती है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि यदि देश में ऋण जीडीपी अनुपात में निरंतर गिरावट आती है। दूसरा, यदि कोई देश, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर किसी देश में ऋण जीडीपी अनुपात में निरंतर गिरावट आती है, यानी कर राजस्व और जीडीपी में अंतर में गिरावट देखने को मिलेगा, तो यानी कि ये जो है राजकोषीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है। और दूसरा कह रहा है कि यदि कोई देश बाह्य अनुदान की बजाय घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण को प्राथमिकता देता है। देखो, अगर ऋण पर प्राथमिकता देगा, यानी कि अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अगर ऋण लेंगे तो यानी कि आपको फिर वो पैसा ऋण के रूप में फिर वो पैसा आपको देना पड़ेगा, यानी मूलधन और साथ में आपको ब्याज दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। ऋण लेना किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं होता है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बेसल थर्ड समझौता निम्नलिखित में से किनके संबंध में मानक निर्धारित करता है? ठीक है, बताइए।
ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बेसल समझौता, तो दोस्तों ये पहला लीवरेज दर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, तरलता समायोजन अनुपात और निवल स्थिर निधियन दर, ठीक है, इन सभी के संबंध में मानक निर्धारित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, पूछा है कितने कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि ये विनिमय का एक माध्यम है, यह मूल्य का संचय करने के साथ साथ लेखांकन की भी इकाई है। तीसरा कह रहा है कि ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करती है। ओके, बताना है कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि मुद्रा क्या है, विनिमय का एक माध्यम होता है और मूल्य का संचय करने के साथ साथ लेखांकन की भी एक इकाई है और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करती है, ठीक है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के COP16 में भारत ने अपने नवोन्मेषी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन से, मतलब यानी कि ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, फिर आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो पहला कह रहा है कि देशी और विदेशी वृक्ष प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अरावली के हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। देखो, देसी प्रजातियों के माध्यम से, विदेशी वृक्ष प्रजातियों के माध्यम से नहीं, यहाँ पे विदेशी वृक्ष प्रजातियों के रोपण की बात नहीं की गई, केवल देसी प्रजातियों के वृक्ष के रोपण की बात की गई है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को धूल भरी आंधी और प्रदूषण से बचाना, तो ये भी एक उद्देश्य है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, इसमें आरबीआई के गवर्नर सहित 6 सदस्य होते हैं। तीसरा, केंद्र सरकार के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। सभी क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मौद्रिक नीति समिति, नहीं, सॉरी, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय नहीं, आरबीआई एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के तहत जो है मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। तो पहला आपका गलत हो गया। आरबीआई गवर्नर के साथ इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, तो दूसरा सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसके सदस्यों का जो चुनाव है, केंद्र सरकार के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, तो नहीं, तीसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। वास्तविक जीडीपी के विपरीत मौद्रिक जीडीपी अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मुद्रास्फीति अवधि के दौरान मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक होगी। पता नहीं कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। दोस्तों, वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, मुद्रा, इस वास्तविक जीडीपी जो है स्थिर दर पर इसकी गणना की जाती है। वास्तविक जीडीपी की स्थिर मुद्रास्फीति पर गणना की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता, इसमें मुद्रास्फीति को ऐड नहीं किया जाता है। वास्तविक मुद्रास्फीति में, मौद्रिक नीति में जो है वर्तमान कीमतों के उत्पादन पर इसकी गणना की जाती है, मौद्रिक नीति, यानी कि इसमें मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी के विपरीत मौद्रिक जीडीपी अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे गलत है। सिर्फ वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि मौद्रिक जीडीपी में रखा जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि मुद्रास्फीति अवधि के दौरान मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। वास्तविक जीडीपी से क्यों अधिक होती है, क्योंकि भाई वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति ऐड नहीं होता है, महंगाई को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। वास्तविक जीडीपी में, मौद्रिक जीडीपी में ऐड किया जाता है, इसलिए मौद्रिक जीडीपी जो होती है वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। तो दूसरा जो है आपका सही है। अगला देखिए, गिग अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिग अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी, लचीले और
फ्रीलांस नौकरियों में संलग्न श्रमिक शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारतीय श्रम कानूनों के तहत गिग श्रमिकों को हमेशा से ही नियमित कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कौन सा है? 95। इजी क्वेश्चन है, आप दीजिएगा। चलिए अगला देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरबीआई भारत सरकार को धन उधार दे सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आरबीआई राज्य सरकारों को धन उधार दे सकता है। किसको किसको? आरबीआई भारत सरकार को उधार दे सकता है, आरबीआई राज्य सरकारों को धन उधार दे सकता है, आरबीआई अस्थायी संकटग्रस्त बैंकों को ऋण दे सकता है। चौथा कह रहा है कि जब व्यापार और उद्योग निकाय अन्य स्रोतों से ऋण लेने में असफल हो जाते हैं तो आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है। ओके, तो बताना है कितने कथन आपके सही है। तो दोस्तों देखो, आरबीआई जो है भारत सरकार को उधार देता है ऋण, आरबीआई को भी राज्य सरकारों को भी देता है, और अस्थायी संकटग्रस्त जो बैंक होते हैं उनको भी ऋण दे सकता है। लेकिन चौथा जो कह रहा है कि व्यापार एवं उद्योग निकाय जो है अन्य स्रोतों से ऋण लेने में अगर असफल होते हैं तो आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है। नहीं, जब अन्य स्रोतों से असफल हो जाता है तो आरबीआई ऋण यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है भाई। आरबीआई यहाँ ऋण क्यों देगा? मान लो ये जो उद्योग या व्यापार है घाटे की स्थिति में है, तो ऐसे में आरबीआई इन लोगों को ऋण नहीं देगा, ठीक है। चौथा गलत हो गया है। तो कितने कथन सही हैं? केवल 3 कथन सही हैं। अगला देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि नासा द्वारा अपने साझेदारों यूरोपीय संघ अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संचालित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दूसरा कह रहा है कि यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। तीसरा है यह लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो इसको नासा द्वारा जो है यूरोपीय अंतरिक्ष संघ और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग के साथ मिल करके इसको संचालित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और ये जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने गया अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। और ये जो है पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निजी आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि निजी आय किसी भी स्रोत से निजी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त और निगमों की प्रतिधारित आय है। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा है कितने सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि निजी आय ज्ञात करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और अधिशेष को कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। तो नहीं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा नहीं बल्कि घटाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि निजी आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से अंतरण अदायगी को घटाया जाता है। तो जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो तीसरा भी गलत हो गया। कितने कथन सही? केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर परिहार के तहत पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। कर परिहार के तहत कर कानूनों में मौजूद खामियों या प्रावधानों का कानूनी रूप से उपयोग कर अपनी देनदारियों को कम किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहे भारत में कर परिहार अवैध है जबकि कर वंचन जो है वैध है, ठीक है। तो कर परिहार और कर वंचन क्या होता है? देखो, कर वंचन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कर वंचन दिया हुआ है ना। तो कर वंचन क्या होता है? कर की चोरी करना, ठीक है। कर की चोरी करना, टैक्स चोरी करना कर वंचन कहलाता है, कर अपवंचन कहलाता है। और कर परिहार क्या होता है कि कर परिहार क्या है कि कर से संबंधित जो नियम कानून है उसके अंदर जो खामियां हैं उन खामियों का प्रयोग करके टैक्स की बचत करना, ठीक है। उन खामियों का प्रयोग करके टैक्स की बचत करना यानी कि टैक्स न देना कर परिहार कहलाता है, ठीक है। एक होता है टैक्स चोरी करना। टैक्स चोरी भाई, टैक्स अलग तरीके से चोरी कर सकता है। लोग जो है अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है, मान लो कहीं से पैसे कमा रहे हैं उद्योग के माध्यम से, लेकिन उसको कम दिखा रहे हैं कि हम पैसा कम कमा रहे हैं, तो ऐसे में ये टैक्स चोरी करते हैं या फिर अन्य माध्यमों से टैक्स चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर अब जो चोरी है, चोरी क्या होती है भाई? चोरी हमेशा ही अवैध होता है, कभी वैध नहीं हो सकता है। तो कर वंचन क्या है? एक अवैध है, ठीक है, चोरी है, तो ये क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। और भाई परिहार क्या है? कर परिहार, कर परिहार मतलब है कि भाई कर के नियमों में खामियों को जान करके उस हिसाब से कर को अपना कर बचाना, यानी कि कर
कर को न देना कर परिहार कहलाता है। तो कर एक नैतिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसको अवैध नहीं किया गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर परिहार अवैध नहीं है, वैध है। बस इसको नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता है। और कर वंचन जो है वह अवैध है। यहाँ पे वैध दिया हुआ है तो कर वंचन अवैध है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। इस तरह का स्टेटमेंट बहुत देता है एग्जाम में। पहला सही है आपका आंसर, क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट एंड लास्ट इस सेशन का, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है दोस्तों? तो ये वित्तीय लिखत है जो निवेशकों को अपने स्थानीय बाजारों में विदेशी कंपनियों के शेयर रखने की अनुमति देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका नेक्स्ट टेस्ट भी जो है इकोनॉमिक्स का ही है। ठीक है।